Good morning, students of ninth. This is the revision clip of chapter 1 French Revolution from History. In this chapter, you have already read in previous lecture clip these topics: French society during the late 18th centuries, the outbreak of revolution, France abolishes monarchy and becomes republic. Did women have a revolution? The abolition of slavery and revolution and everyday life. This is the sixth lesson of this chapter. एंड ये एक रिवीजन क्लिप है. यदि आपको क्लियरली पता ना चल सके, डीपली और समझना चाहें, तो आप यूट्यूब पे स्कूल का चैनल है आनंद इंटरनेशनल स्कूल, उस पे इसको आप देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बहुत वास्ट लेसन है. इस लेसन को हमने इंट्रोड्यूस किया था एक डेट से 14 जुलाई 1789. फ्रांस का पेरिस शहर में एक किला था बेस्टाइल, जिसे वहाँ के पब्लिक ने अस्टॉर्म कर दी. उसी चीज़ को समझने के लिए हमने 1789 में जो हुआ था जुलाई में, 14 जुलाई में, उससे पीछे की घटनाओं को देखने के लिए फ्रांस में गए कि आखिर वहाँ के पब्लिक ने ऐसा क्यों किया. तो सबसे पहले हमने देखा फ्रांस का सोसाइटी. तो हमने क्या देखा कि फ्रांस के सोसाइटी में सबसे हाईएस्ट पोजीशन राजा का ही था, और राजा वहाँ का था लुई 16 जो 1774 से शासन कर रहा था. उसकी वाइफ का नाम मैरी एंटोनेट था. वो जब राजा बना तो राजा बनने के बाद फ्रांस का उसी तरह से वो ट्रेजरी खाली था, क्योंकि उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को युद्ध करने में मदद किया था ब्रिटेन से आज़ाद होने में. फिर पूरा सोसाइटी हमने देखा 3 स्टेट्स में बटा हुआ था. वहाँ के सोसाइटी को स्टेट्स कहा जाता था. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नॉबिलिटी, और थर्ड स्टेट में आते थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स या छोटे छोटे पीजेंट्री लोग. एंड इन तीनों स्टेट्स में सिर्फ थर्ड स्टेट ही टैक्स देता था, वो भी 2 प्रकार का, एक टीथे और एक टैली. एक देता था डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को, और दूसरा टैक्स को पेड करना पड़ता था चर्च को. इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्स डेली कम्युनिटीज़ पे लगती थी सो अलग से. तो ये समाज पे टैक्स का पूरा वर्डन था. पूरा का पूरा जो 1789 का जो पीरियड था, उस समय जो आर्थिक स्थिति खराब थी सो अलग से. ये लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसे सिचुएशन को झेल रहे थे. यानी मार्केट में सामान इतना कम हो गया था कि पैसा लेके जाने के बाद भी इन लोगों को सामान मिल नहीं पाता था. एंड इन्हीं 3 ग्रुप के बीच में, यानी 3 मिडिल ग्रुप के बीच में एक चौथे ग्रुप का निर्माण हुआ, जिसे न्यू मिडिल क्लास कहा गया. और ये न्यू मिडिल क्लास ओवरसी एक्सपेंशन हुआ जब ट्रेड का, तो उससे इमर्ज हुए, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर्स, कुछ प्रोफेशनल्स भी थे. एंड इन्हीं लोगों ने नए नए फिलॉसफी को जन्म दिया और पुरानी व्यवस्था पे सवाल किया. और इनको ट्रेंड करने वाला, या थर्ड स्टेट को ट्रेंड करने वाला, इनके अंदर से कुछ फिलोसफर सामने आए, जिन्होंने थर्ड स्टेट वालों को नई सुझाव दिया. जैसे उसमें थे रूसो, मॉन्टेस्क, और एक और था, रूसो हो गया, मॉन्टेस्क हो गया, और जॉन लॉक हो गया. इन लोगों ने अपना अपना बुक लिखा. रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा. इसी तरह से जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा. मॉन्टेस्क ने द स्पिरिट ऑफ लव लिखा. और उस सब बुक में कुछ पार्टिकुलर उन लोगों ने एक्सप्लेन किया, जो लोगों को क्या कर सके, मोटिवेट कर सके और पुरानी व्यवस्था को ख़त्म कर सके. तो ये पहले लेसन की हम बात कर रहे थे. दूसरा लेसन चलते हैं आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में. आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि राजा को, यानी लुई 16 को स्टेट जो था उसको टैक्स इंक्रीज करना था पूरे राज्य में. इसके लिए उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई. स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी फ्रांस का, जो किसी तरह का निर्णय लेती थी. तो उसकी मीटिंग्स लगभग 100-150 साल बाद बुलाई जा रही थी. जब उसे बुलाई गई हॉल ऑफ वर्साइज में, तो तीनों स्टेट्स के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट के मेंबर्स आए. मेंबर्स की संख्या कैसे थी? 300 फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का, और थर्ड स्टेट का 600. वोटिंग पद्धति कैसी थी? एक स्टेट एक ही वोट देगा. इसी वोटिंग सिस्टम को लेकर के थर्ड स्टेट, फर्स्ट सेकंड स्टेट के बीच में मतभेद हो गया. और थर्ड स्टेट वालों ने डिमांड रख दिया कि हाँ नहीं, 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करेंगे, और यदि ये नहीं होता है तो वो लोग क्या किए, जब चीज़ें ये नहीं एक्सेप्ट की गई, तो वो लोग हॉल ऑफ वर्साई का ही एक
टेनिस कोर्ट फील्ड था, उसमें आके इकट्ठे हो गए और ये शपथ ली कि जब तक हम पूरे फ्रांस के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे, असेंबली नहीं बना लेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और इस पूरे भीड़ को लीड कर रहा था दो व्यक्ति, एक था अवेसियस और दूसरा था मिराबियो। और उसी बीच में क्या हुआ कि पूरे कंट्री लेवल पे जो किसान थे कंट्री साइड में, उनके फसलों को बर्बाद की जाने लगी लैंडलॉर्ड के लोगों के द्वारा, तो उन लोगों ने भी विरोध चालू किया। और उसी पीरियड में क्या हुआ, 14 जुलाई को पब्लिक ने क्या किया, स्टॉर्म कर दिया हॉल ऑफ बस्टाइल को, जिसके वजह से राजा मजबूर हो गया और उसने प्रपोजल पास कर दिया नेशनल असेंबली का। तो 4 अगस्त को क्या हुआ, जो भीड़ इकट्ठा हुए थे अवेसियस और मिराबियो के लीडिंग में, उसने नेशनल असेंबली बनाई और कुछ बदलाव किया है। बदलाव क्या किया, फ्यूडल सिस्टम और टैक्सेस को ख़त्म कर दिया, चर्च का संपत्ति ले लिया, बहुत सारे मेंबर्स के क्या किए, प्रिविलेजेस को छीन लिया और पूरे फ्रांस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज को लागू कर दिया, जिसमें उन्हें बताया था कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट 3 भाग में बट गया, जुडिशियरी, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशियरी में जज थे, एक्सिक्यूटिव में किंग था और लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली, जिसमें 745 मेंबर थे। और इन मेंबरों को चुनता था 50,000 वोटर्स, और 50,000 वोटर 2 तरह के लोग चुनते थे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन जिनकी उम्र 25 साल हो, कम से कम पुरुष हो और 3 दिन के मजदूरी के बराबर वो टैक्स देता हो, तो वो वोट दे सकता है। बाकी औरतों को, बच्चों को और बुजुर्गों को रखा गया पैसिव सिटीजन्स के लिस्ट में। यही लोग 50,000 वोटर से क्या करते थे, जजों को और नेशनल असेंबली के 745 मेंबर को चुनते थे। और राजा एक्सिक्यूटिव के रूप में था, जिसके ऊपर कंट्रोल होता था नेशनल असेंबली का। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस में लागू हो जाता है और इसी के साथ दूसरा लेसन आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे सिंबल को सिंबलाइज किया गया ताकि लोग नेशनलिज्म समझ सके। तीसरा है एबोलिशन ऑफ मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। लुई 16 ने क्या किया, अपना ससुराल जो ऑस्ट्रिया था वहां से मिल करके उसने क्या किया, आर्मी को इनवाइट किया ऑस्ट्रिया और प्रसिया से कि फ्रांस पे हमला करो और हमला करके यहाँ जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसको दबाओ। जब ये बात नेशनल असेंबली को पता चला, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया और युद्ध घोषित कर दिया उन दोनों कंट्री के अगेंस्ट। और इसी युद्ध में जितने भी सोल्जर्स थे उन लोगों ने सॉन्ग से गाया, नाम था मर्सेलीज, जो अभी प्रेजेंट डे में फ्रांस का नेशनल एंथम बना हुआ है। इसके बाद हमने क्या देखा कि इस रिवॉल्यूशन के वजह से ज़्यादा फायदा हुआ 3rd क्लास के उन वर्गों को जो हाईएस्ट थे, मिडिल क्लास थे, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे। लोअर क्लास जो थे, लेबर और पेजेंट्स, उनको फायदा नहीं हुआ। उन लोगों ने क्या किया, ग्रुप बनाना स्टार्ट किया और वैसा ही एक ग्रुप बहुत फेमस हुआ फ्रांस में, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब्स। और ये एक सेंट जेकब कॉन्वेंट के नाम पे बना पेरिस में। और इस तरह से ये जैकोबिन क्लब क्या किया, अपना अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने मेंबर्स को अलग ड्रेस देने लगा, यूनिफॉर्म, और ऐसे लोगों को सांस कुलोट्स कहा गया। फिर यही सांस्क्रोट्स और जैकोबिन्स ने क्या किया, 1792 अगस्त 1792 में राजा का एक दूसरा महल था, पैलेस ऑफ ट्यूलरी, जिसे इन लोगों ने स्टॉर्म कर दिया, राजा को अरेस्ट कर लिया, उसके गार्ड को मार दिया एंड 21 सितंबर को पूरी तरह से मोनार्की खत्म करके राजा को क्या कर दिया, गुलोटिन पे चढ़ा दिया। गुलोटिन एक डिवाइस था जो डॉक्टर गुलेटिन ने बनाया था, जिसमें 2 पोल और एक ब्लेड होता था और उस ब्लेड से गर्दन को जीवित उड़ा ली जाती थी। कुछ दिन बाद मैरी एंटोनेट को भी फांसी पे चढ़ा दी गई। उसके बाद जब मोनार्किज्म खत्म हुआ तो फ्रांस में चालू हुआ शासन जैकोबिन क्लब्स का, और उसका एक लीडर था रॉबस्पियर। वो शासन करना शुरू किया और ये रॉबस्पियर जब शासन किया 1 साल तो उसको कहा गया रीन ऑफ टेरर, क्योंकि इस पीरियड में उसने बहुत सारे लोगों को जो इस जैकोबिन के अगेंस्ट में था या जो राजा के सपोर्ट में था, उन सबको गुलोटिन पे चढ़ाया, बहुत सारे लोगों को मारा। एंड यहाँ तक कि सिटीजन्स के राइट्स में भी बहुत सारे बदलाव किए। किसानों को अनाज कहाँ बेचना है, सिटीजन्स को सिटीजन्स और मैडम और जो सरनेम है वो क्या बोला जाए, ये सब चीज़ें उसने तय कर दी, पूरी तरह से डिक्टेटर जैसा, जिसके वजह से 1794 में उसी के मेंबर ने उसको गुलोटिन कर दिया। फिर हमने देखा जब रॉबस्पियर का शासन खत्म हुआ, रीन ऑफ टेरर, तो अब फ्रांस में क्या किया गया, एक ऐसा एक्सिक्यूटिव बनाया गया जिसमें 5 मेंबर हो, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता हो। और ये डायरेक्टरी क्या करेगा, 5 मेंबर जो है अब वो शासन करेगा, इसीलिए इसको डायरेक्टरी रूल्स कहा गया। एंड इस डायरेक्टरी रूल्स को 1799 में ख़त्म करके नेपोलियन अगला रूलर बनता है फ्रांस का। तो इस 3rd लेसन में यही तक था। अगला है कि क्या रिवॉल्यूशन में औरतों ने क्या किया, क्या भागीदारी दी। क्या रिवॉल्यूशन औरतों के लिए भी हुआ था? बिल्कुल हुआ था। औरतों ने क्या किया था कि औरतों, उस समय की जो सोसाइटी में औरतें थी वो भी
स्टेट्स की तरफ बटे हुई थी। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की औरतें थी सिर्फ वही शिक्षा ले सकती थी, अपनी मर्जी से कुछ कर सकती थी। बट थर्ड स्टेट की जो औरतें थी उनके पास कोई अधिकार नहीं था। घर का तो काम करना ही है, साथ में मार्केट में फ्लावर बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला या दूसरे के घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करने वाली होती थी, घर की देखभाल करती थी, सो अलग। और रिवॉल्यूशन में इन लोगों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पार्टिसिपेट किया, बट रिवॉल्यूशन के बाद इनको फायदा नहीं हुआ। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए एक सोसाइटी भी बनाया, बहुत फेमस सोसाइटी था। वैसे टोटल 60 सोसाइटी था फ्रांस में, जिसमें एक सोसाइटी बहुत फेमस था, नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। और इस सोसाइटी का डिमांड था कि औरतों को भी पुरुषों जैसा राइट्स मिल सके। बाद में राइट टू वोट भी इनको मिला और औरतों को छूट भी मिला रिवॉल्यूशन के वजह से। जैसे उनको स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई, उनके ऊपर विवाह के लिए प्रेशर कोई नहीं डालेगा, पिता के संपत्ति में उनका भी अधिकार होगा। बट वोटिंग का अधिकार फ्रांस में उनको मिला 1946 में। तो ये था चौथा लेसन। अब चलते हैं पूरे यूरोप के अंदर चलता था स्लेवरी सिस्टम, गुलामी प्रथा। वो शुरू कैसे हुई, तो उसको शुरू होने का बात बताया था मैं कारण ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, मतलब 3 कंटिनेंट मिलके स्लेव का खरीद बिक्री कर रहा था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। और इन तीनों के बीच में जो ये गुलामों का व्यापार चलता था, इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा जाता था। और उस समय कुछ कॉलोनीज थी कैरिबियन में, जैसे मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो। ये सब क्या करते थे, पूरे यूरोप को टोबैको वगैरह सप्लाई करते थे। टोबैको हो गया, इंडिगो, शुगर, कॉफी। और इसको उपजाने के लिए चाहिए थी मजदूर, तो क्या करते थे यूरोप वाले लोग, अफ्रीका आकर के यहाँ से निग्रो को उठाते थे और ले जा करके भेड़ बकरी की तरह शिप में ठूस करके जाके अमेरिका में इनसे प्लांटेशन करवाते थे। और यही लोग क्या हुए, आगे चल के एक तरह का ये व्यापार बन गया। लोगों को पकड़ के लाओ, वहाँ ले जाके बेचो, और बेचने के बदले बहुत फायदा होता था। तो इस तरह के व्यापार को ख़त्म की गई जा करके अफ्रीका के अंदर से या फिर यूरोप के अंदर से 1848 में। इसके बाद लास्ट है कि जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका डेली लाइफ पे क्या असर पड़ा, तो डेली लाइफ पे भी असर पड़ा। रिवॉल्यूशन होने के बाद सबसे पहला कारण तो ये हुआ कि जो पूरे फ्रांस में सेंसरशिप थी, मीडिया पे जो कंट्रोल था गवर्नमेंट के, उसे हटा दी गई। और उसे हटाने के वजह से मार्केट में गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड बुकों की, मैगजीन्स की, पंपलेट और न्यूज़पेपर्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि हम तो अंधेरे में जी रहे थे और हमारे ऊपर तो लोग ज़बरदस्ती शासन कर रहे थे। तो लोगों का लाइफ भी बदला, अपने आप को स्टैंडर्ड भी उन लोगों ने किया। जगह जगह बुक फेयर्स लगाए गए, मेले लगाए गए, ताकि लोग क्या हो सके और डेवलप हो सके और उनका सोच बदल सके। इसके अलावा 1804 में जब नेपोलियन राजा बना तो उसने फिर से वही शुरू कर दिया जो 1789 से पहले था। थोड़ा सा अंतर था, बस राजा बना, ये अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया। और इस व्यक्ति को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दी गई। अब उसके बाद यानी नेपोलियन का जो केस है और नेपोलियन के बाद की जो घटना है जो फ्रांस का, वो आपको क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर जो था हिस्ट्री का पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कंप्लीट होता है यहीं पे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यदि आप इसे सही से नहीं समझ पा रहे हैं रिवीजन क्लिप को, तो आप यूट्यूब पे स्कूल के चैनल को, आनंद इंटरनेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जाके इस चीज़ को विस्तार से देखें। एंड इस रिवीजन क्लिप के साथ आपको PDF मिला जाएगा, जो होमवर्क हम दिए थे उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा एंड साथ ही साथ नोट्स का भी PDF मिलेगा। तो आप कॉपी तैयार करते चले इस रिवीजन क्लिप के साथ। अगला आएगा, फिर से तैयार कीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए पढ़ने का। दैट्स ऑल।